हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम बायोसिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में बात करेंगे। तो ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो बेसिकली लिपिड की कैटेगरीज में आते हैं। सो लिपिड्स आर द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। अगर हम कुछ बाकी लिपिड्स की बात करते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे लिपिड्स हैं जो पिगमेंट की तरह काम करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर रेटिनल, कैरोटीन, ये जो लिपिड्स के जो फॉर्म है ये पिगमेंट की तरह काम करते हैं। कुछ ऐसे कोफैक्टर्स हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ में हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि विटामिन के। कुछ ऐसे लिपिड्स हैं जो बॉडी में डिटर्जेंट की तरह काम करते हैं, बाइल सॉल्ट इसका एग्जाम्पल है। कुछ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं वो भी लिपिड की कैटेगरी में आते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल डोलिकोल जो है ये प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो जैसे सेक्स हार्मोन है, तो ये लिपिड कैटेगरीज में आते हैं। और विटामिन डी भी लिपिड कैटेगरी में ही आता है। इस तरीके से ये जो लिपिड्स है ये सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बायोसिंथेसिस शुरू करने से पहले ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स एक्चुअली होते क्या है। तो ट्राइग्लिसराइड्स जो है ये ग्लिसरॉल से बनाए जाते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बनाए जाते हैं सेल्स के अंदर। तो इसलिए इसे ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल्स कहा जाता है, ग्लिसरॉल्स एंड फैटी एसिड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो OH है ये OH फैटी एसिड्स के कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट होकर ईस्टर बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और इस वजह से यहाँ पर ये जो है ये ग्लिसरॉल का जो OH है ये इस असिल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये इस बॉन्ड को हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। और इसी वजह से जो ट्राइग्लिसराइड्स जो है ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के ईस्टर्स है। ओके, ट्राइग्लिसराइड्स को ही ट्राइअसिल ग्लिसरॉल कहा जाता है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि जो लिपिड्स जो होते हैं या ये जो ट्राइग्लिसराइड्स जो है ये बहुत से ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं। मतलब लिपिड्स जो है दे यूज़ एज फ्यूल। जब कोई ऑर्गेनिज्म इसे इन ट्राइग्लिसराइड्स को एज अ स्टोर्ड एज अ रिजर्व फ्यूल यूज़ करता है तो उसके कुछ एडवांटेजेस उसको मिलते हैं। इन एडवांटेजेस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे पहला एडवांटेज ये है कि ट्राइग्लिसराइड्स जो है ये कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एनर्जी यील्ड करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ट्राइग्लिसराइड्स के जो कार्बन्स होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट के कार्बन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा रिड्यूस होते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर ATP पर कार्बन ये जो वैल्यू है ये बढ़ जाती है। ओके, अगर हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपको जब उसका पूरा ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो हार्डली 32 ATPs जो है वो यील्ड करेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम 16 कार्बन लिपिड्स की बात करते हैं तो वो करीब करीब 108 ATP यील्ड करता है। तो ये एक डिफरेंस है। और इसी वजह से ये पहला एडवांटेज है कि जो लिपिड है ये बहुत ज़्यादा एनर्जी यील्ड कर सकता है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। जो दूसरा एडवांटेज ये है कि इनका हाइड्रोफोबिक नेचर होने की वजह से जो भी ऑर्गेनिज्म है उसे एक्स्ट्रा वाटर कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी हमें ऑक्सीडेशन करना होता है तो हमें उसका हाइड्रेशन करना पड़ता है। और इसीलिए जो हाइड्रेशन में लगने वाला जो वाटर है ये वाटर उस ऑर्गेनिज्म को कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसका ऑक्सीडेशन ऐसे ही हो जाता है। और जो तीसरा एडवांटेज ये है तो स्किन के नीचे प्रेजेंट जो भी लिपिड्स हैं वो इंसुलेशन की तरह काम करते हैं। तो इसके बाद हम डायरेक्टली लिपिड बायोसिंथेसिस पर यानी कि ट्राइग्लिसराइड का जो बायोसिंथेसिस है उसके बारे में देखेंगे। तो ट्राइग्लिसराइड का बायोसिंथेसिस शुरू करने के लिए हमें जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जो चाहिए होता है वो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यहाँ पर दो तरीके से हम शुरुआत कर सकते हैं, या तो हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से कर सकते हैं या फिर ग्लिसरॉल से शुरू कर सकते हैं। तो दोनों पाथवे हम देखेंगे साथ साथ। तो यहाँ पर हर एक स्टेप्स पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा वैसे वैसे आप जो स्टेप्स है वो देख पाओगे। तो यहाँ पर ये जो ग्लूकोज से जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो बन रहा है ये बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, ग्लाइकोलाइसिस का ही एक इंटरमीडिएट है, इसीलिए यहाँ पर ग्लूकोज लिया गया है। तो जो भी एक्सेस ग्लूकोज जो हम कंज्यूम करते हैं बॉडी को जितने नीड है उससे ज़्यादा अगर आपने कंज्यूम किया होगा तो दैट एक्सेस ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड। तो ये किस तरीके से होता है ये भी हम देखेंगे इसमें। तो यही हम यहाँ पर देख रहे हैं।
तो जो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ हद तक ग्लिसरॉल से मैच कर रहा है। यहाँ पर भी 3 कार्बन है, ग्लिसरॉल में भी 3 कार्बन हुआ करते हैं। तो CH2OH यहाँ पर ये जो है ये कार्बोनिल कार्बन है और यहाँ पर एक फॉस्फेट है। ओके, तो ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का एक फॉर्मूला है। अब ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है इसका कन्वर्शन सबसे पहले तो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में किया जाता है। ओके, तो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का यूज़ होता है। और ये कन्वर्शन करने के लिए NADH की ज़रूरत होती है, जो कि आगे जाकर इसका जो एनर्जी जो है वो यूज़ अप हो जाता है और NAD बनता है। तो ये जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का कन्वर्शन ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कर देता है। तो मेजॉरिटी ऑफ ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से ही जनरेट होता है मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ में। लेकिन अगर हम लीवर और किडनी की बात करते हैं तो कुछ अमाउंट में ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है ये ग्लिसरॉल से भी बनाया जाता है। तो ये कैसा बनाया जाता है, ये किस तरीके से बनता है ये देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है और ये ग्लिसरॉल से ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनाने का जो काम है ये ग्लिसरॉल काइनेस करता है और यहाँ पर ATP का यूज़ हो रहा है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादातर ग्लिसरॉल फॉस्फेट जो है ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से बनाया जाएगा। लेकिन कुछ अमाउंट में जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है ये ग्लिसरॉल से भी बनता है और ये जो प्रोसेस है ये स्पेशली लीवर और किडनी में होती है। ओके, तो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है ये हमारा पहला प्रिकर्सर है ट्राई असिल ग्लिसरॉल बनाने के लिए। अब जो दूसरा जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जो ट्राई असिल ग्लिसरॉल की सिंथेसिस में यूज़ होने वाला है वो है फैटी एसिल कोएंजाइम A। तो ये फैटी एसिड का एक जनरल फार्मूला है और इसी फैटी एसिड से हमें फैटी एसिल कोएंजाइम A बनाना है। तो फैटी एसिड जो है यहाँ पर 1 लिखा है क्योंकि हम इसमें 3 फैटी एसिड्स यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये मैंने यहाँ पर एक टाइप का फैटी एसिड डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पर ये जो फैटी एसिड है इस फैटी एसिड से हमें फैटी एसिल कोएंजाइम A बनाना है। तो ये बनाने के लिए हमें एसिल कोएंजाइम A सिंथेटिस एंजाइम लगेगा और यही एंजाइम इस फैटी एसिल कोएंजाइम A को जनरेट करता है। ओके, तो यहाँ पर एक और ATP खर्च हो रहा है। तो ये जो एंजाइम है एसिल कोएंजाइम A सिंथेटिस, इसकी खास बात ये है ये ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस में भी यूज़ होता है और उसी के साथ साथ जब फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करना होता है, बीटा ऑक्सीडेशन, तो उस वक्त भी ये एंजाइम यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से फैटी एसिल कोएंजाइम A बनाया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये 2 बार रिपीट होने वाली है। तो दूसरी बार वाली जो प्रोसेस है ये मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब ये जो फैटी एसिल कोएंजाइम A जो है ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के साथ रिएक्ट होगा और ये रिएक्शन करने के लिए जिस एंजाइम का यूज़ होता है वो है एसिल ट्रांसफरेज। तो ये क्या करेगा, यहाँ का जो एसिल ग्रुप है इस एसिल ग्रुप को इस ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के फर्स्ट कार्बन पर ट्रांसफ़र कर देगा। ओके, तो इसी तरीके से जो दूसरा जो कार्बन है दूसरे कार्बन पर भी एसिल ट्रांसफ़र होगा और उसके लिए भी जो दूसरा जो फैटी एसिल कोएंजाइम A जो है ये इसी तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पर दोनों भी साइमल्टेनियसली रिएक्ट होते हैं और ये जैसे फर्स्ट कार्बन पर जाएगा तो ये सेकंड कार्बन पर जा रहा है और इसी तरीके से यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट जो बन रहा है इसे कहते हैं फॉस्फेटिडिक एसिड। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जैसे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट का जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पर ये जो एसिल ग्रुप है ये ट्रांसफ़र किया गया एसिल ट्रांसफरेज की हेल्प से और उसी तरीके से जो दूसरा कार्बन है वहाँ पर भी एसिल ग्रुप ट्रांसफ़र कर दिया गया है और जो इंटरमीडिएट जो बना है ये है फॉस्फेटिडिक एसिड। तो ये जो फॉस्फेटिडिक एसिड है ये सेल्स में बहुत ही ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये एक तरह का सेंट्रल इंटरमीडिएट है लिपिड बायोसिंथेसिस में
जो कि या तो ट्राइएसिल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा या फिर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में कन्वर्ट होगा। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। तो इसके आगे का पाथवे देखते हैं। तो जो फॉस्फेटिडिक एसिड यहाँ पर बना था, इस फॉस्फेटिडिक एसिड का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो हाइड्रोलाइज किया जाता है, और यह हाइड्रोलाइज करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है उसका नाम है फॉस्फेटिडिक फॉस्फेटेज। तो फॉस्फेटिडिक एसिड फॉस्फेटेज ये इसका जब फॉस्फेट ग्रुप निकाल देता है तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम है डायसिल ग्लिसरॉल। ओके, तो जो डायसिल ग्लिसरॉल है, ये डायसिल ग्लिसरॉल ही आगे जाकर आपका ट्राइएसिल ग्लिसरॉल बनाने वाला है। ओके, यहाँ पर 2 असिल ग्रुप है इसलिए इसे डायसिल ग्लिसरॉल कहा जाता है। इसका जो 3rd कार्बन है वो अभी भी फ्री है, और यहाँ पर जो 3rd असिल ग्रुप है वो डोनेट होने वाला है। तो 3rd असिल ग्रुप जब डोनेट होगा तो डोनेट होने के बाद यहाँ पर ट्राइएसिल ग्लिसरॉल जो है वो बन जाएगा। ओके, तो इस फॉस्फेटिडिक एसिड का जो दूसरा फेट जो है वो ये है कि इस पर अगर हेड ग्रुप यानी कि फॉस्फेट की जगह पर जब कोई हेड ग्रुप जैसे कि सेरीन, कोलिन या फिर इथेनॉल अमाइन जब जॉइंट हो जाता है तो उससे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स बनते हैं। तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी। ओके, तो आई होप आपको इतना ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में। तो जो लिपिड बायोसिंथेसिस जो है या ये जो ट्राइएसिल ग्लिसरॉल बायोसिंथेसिस जो है ये किस तरीके से हार्मोनली रेगुलेट की जाती है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो जो ग्लूकोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स से आता है, और जो अमाइनो एसिड्स है जो है ये प्रोटीन से आते हैं, ऑब्वियसली डाइट से आते हैं। तो इन दोनों के मेटाबॉलिज्म के बाद, इन दोनों के कैटाबॉलिज्म के बाद जो कॉमन कंपाउंड जो बनेगा वो है एसिटिल कोएंजाइम ए। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम इंसुलिन का है। इंसुलिन जो है ये एसिटिल कोएंजाइम ए बनाने की प्रोसेस को प्रमोट करता है, और उसी तरीके से एसिटिल कोएंजाइम ए से ये फैटी एसिड बनाने की प्रोसेस को भी प्रमोट करता है। ओके, अब फैटी एसिड बनाने के लिए देखिए जितना ज़्यादा ग्लूकोज यूज़अप होगा उतना ही ब्लड में ग्लूकोज की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होती जाएगी या नॉर्मल लेवल पर आती जाएगी। तो अगर हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो डायबिटीज़ में या तो इंसुलिन नहीं होता है या फिर इंसुलिन होकर भी उसका जो रिस्पांस उसके लिए जो सेल्स का जो रिस्पांस है वो नहीं होता, या फिर जो सेल्स जो है वो इंसुलिन को रिस्पांस नहीं करती। ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो सकती है या दोनों कंडीशन हो सकती है। ओके, तो डायबिटीज़ में क्या होगा, फैटी एसिड कोएंजाइम ए जो है ये फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा नहीं। ओके, अब फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा तो जो ग्लूकोज जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है ये बढ़ता जाएगा। ओके, अब ये दोनों प्रोसेसेस अगर ये कन्वर्शन भी नहीं हो रहा है और यहाँ से एसिटिल कोएंजाइम ए से फैटी एसिड का सिंथेसिस भी नहीं हो रहा है, तो जो ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये बढ़ता जाएगा। अब जो भी स्टोर्ड ट्राइएसिल ग्लिसरॉल्स जो होते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादातर यूज़ जो है वो डायबिटिक पेशेंट करते हैं, और इसी की वजह से उनका जो वेट है वो दिन ब दिन लॉस होते जाता है। तो उस कंटिन्यूस फैटी एसिड के कंजम्पशन की वजह से या ब्रेकडाउन की वजह से उनकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादातर कीटोन जो है कीटोन बॉडीज़ जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, एक्युमुलेट होना शुरू हो जाती है, और इसी कंडीशन को केटोसिस कहा जाता है। तो उन कीटोन बॉडीज़ में एसीटोन, एसिटोएसिटेट, डी बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेरेट ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो ये इसका एक मेडिकल इम्पॉर्टेंस है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है या कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।